हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का हम लोग एक सीरीज कर रहे थे, उसमें देखा जाए सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम लोग इकोनॉमी का सेक्शन वाइज कर लिए हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन पाते हैं सोशियोलॉजी का, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, पेपर वाइज करेंगे। जैसे 150 क्वेश्चन हो गया, इस तरह से हम लोग करेंगे, या 100 क्वेश्चन का ले लेंगे पूरा मिक्स वाइज। तो अभी सब्जेक्ट वाला जो सिलेबस है उसमें सोशियोलॉजी वाला पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, टॉलकॉट पर्सन्स के अनुसार स्वास्थ्य और बीमाओं के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण यानी कि फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव होता है में बीमारी को किस रूप से देखा जाता है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था टॉलकॉट पर्सन्स के अनुसार बीमारी को किस तरह से देखा जाता है। इसके हम लोग 2 टाइप से उसके फ़ायदे, उसका फंडामेंटल राइट था और डॉक्टर के क्या फंक्शन होते हैं उसको भी इन्होंने बताया था, ठीक है। तो उन्हीं के अनुसार यहाँ पे है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, विशुद्ध रूप से एक जैविक विफलता है, यानी कि प्योर बायोलॉजिकल फेलियर है, ऐसा तो नहीं है। इन्होंने प्योर बायोलॉजिकल फेलियर के बारे में नहीं बताया था ऐसा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक प्रकार का सामाजिक विचलन है, सोशल डाइवर्जन है। तो देखा जाए इन्होंने एक तरह से सोशल डाइवर्जन वाला बात कहा था, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉलकॉट पर्सन के अनुसार सोशल डाइवर्जन हो सकता है, यानी कि समाज तभी सुचारू रूप से चलता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक भूमिकाओं, सोशल रोल का पालन करता है। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल सोशल रोल नहीं कर पाता, असमर्थ हो जाता। उसी को हम लोग एक तरह से बीमारी सामाजिक क्या है, एक सोशल डाइवर्जन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाए। बाकी एक कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वगैरह, फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल बिलीफ है, ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो बीमारी को यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, तो बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि इसलिए बीमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक प्रकार का असामान्य मतलब डिविएशन है, और इसी कारण उन्होंने मतलब यहाँ पे एक रोल बताया था थियरी के, जो सिक रोल था, रोल थियरी। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिक रोल थियरी किसने दिया था, टॉलकॉट पर्सन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने जब टॉपिक वाइज स्टडी किया था वहाँ पे भी बताया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दूसरा, रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन हो जाता है। अब रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन से हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे रखते हैं रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन को। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे असर्शन दिया रहता है और इसमें लिखा हो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण यानी कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अनुसार बीमारी केवल एक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव शारीरिक अवस्था नहीं होती, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि बीमारी यहाँ पे एक वस्तुनिष्ठ सामाजिक अवस्था नहीं होती है, ठीक। तो दूसरा देखा जाए, इसका रीजन दिया है, समाज और व्यक्ति यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी स्थिति को बीमारी यानी कि इलनेस माना जाता है, उसका अर्थ मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये भी सही है। और ज़्यादातर जो बीमारी को पुष्ट करता है कौन व्यक्ति बीमार है, वो कौन होता है समाज में, डॉक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों यहाँ पे सही है, यानी कि रीजन असर्शन दोनों सही है और सही व्याख्या भी क्या यहाँ पे हो रहा है। तो अलग अलग समाजों में एक ही स्थिति का अलग अलग हो सकता है, जैसे मतलब कि बीमारी का हो गया सोशल कल्चर में सोशल इंटरेक्शन के रूप में ये काम करता है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन निर्धारित करता है कि मतलब व्यक्ति बीमार है कि नहीं है, मतलब एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी होता है। तो हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के स्टडी किए थे, उसमें दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वास्थ्य के प्रति संघर्षवादी दृष्टिकोण जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था, बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया था, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। तो का मुख्य तर्क निम्नलिखित में से क्या है।
ठीक है। तो देखा जाए पहला, स्वास्थ्य व्यवस्था समाज में एकीकरण, इंटीग्रेशन और सद्भाव, हार्मोनी लाता है। ठीक है, ये तो देखा जाए कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव तो ये नहीं लग रहा। ठीक, ये तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का विचार देखा जाए वैसे तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्षवादी दृष्टिकोण जो था वो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। तो दूसरा यहाँ पे आते हैं ऑप्शन, स्वास्थ्य और बीमारी के अर्थ यानी कि व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव तथा परिवर्तनशील वेरिएबल होता है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। तीसरा देखा जाए स्वास्थ्य असमानताएं, हेल्थ इनइक्वालिटी, पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्ट सिस्टम में धन यानी कि वेल्थ एवं शक्ति पावर के असमान वितरण का परिणाम होता है। अब देखा जाए जो संघर्षवाद है यानी कि दृष्टिकोण, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जिसका प्रमुख आधार जो है कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार देखा जाए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ रहा है। और इसमें क्या है कि रिच वर्सेस पुअर की बात होता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करता है। दूसरा फिर आ जाता है जैसे रिच वर्सेस पुअर में इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, क्लीननेस इन्वायरमेंट हो गया। और ये हेल्थ केयर सर्विसेज पे होता है कि अमीर को लिए बहुत अच्छा उपलब्ध होता है, गरीब के लिए नहीं होता है। ये भी सोशल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के लिए आता है, कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एक परिणाम है ये। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, यही यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी का सबसे स्पष्ट उदाहरण कौन सा है? तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत हमें पढ़ने से नहीं है। अगर सोशल चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आराम से सही हो जाता है क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे, इसे पढ़ के आप बता सकते हैं आसानी से। तो कुछ चीज़ें जैसे सब्जेक्ट में आपको याद रखना है, जैसे कहीं पे कोई सोशोलॉजिस्ट हो गया, थिंकर हो गया या थियरी हो गया, इस तरह से आपको लर्न करना। उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, केवल जो इम्पॉर्टेंट है पूरे सिलेबस का एक जगह बनाएंगे। तो अभी आप क्वेश्चन करिए इसे। तो उस क्वेश्चन में देखा जाए पहला दिया है, महिलाओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तथा बालिकाओं के पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की पारिवारिक उपेक्षा, नेग्लेक्ट जो होता है, यही एक तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही एक तरह से देखा जाए पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है अगर जेंडर इनइक्वालिटी की बात किया जाए। यानी कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो क्या बात का, स्वास्थ्य का एक प्रमुख सामाजिक निर्धारक है, यानी सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ है। और सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ में आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, न्यूट्रिशन की बात आता है, और प्रसव के बाद यानी कि एंटीनेंटल वाला या पोस्ट नेंटल वाले देखभाल जो होता है उसमें भी आ जाता है, और एजुकेशन और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी वाली भी बात आ जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। तो सांस्कृतिक कल्चर जो और स्वास्थ्य हेल्थ के अंतर संबंध के संदर्भ में किसी सामाजिक की खान पान की आदतें यानी कि फूड हैबिट का मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? देखा जाए जो क्वेश्चन हमने रखा ये आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के जो एग्ज़ाम में बन सकता है वही रखा गया है, क्योंकि इसी टाइप के उसमें क्वेश्चन आने वाले जो मतलब थोड़ा सा टच हेल्थ से रहेगा, या मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ से रहेगा, या सोसाइटी को समझाने वाली चीज़ रहेगा, वही सब हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का काम होता है। उसी से ज़्यादा टच क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या यहाँ पे निर्धारक है, तो हम यहाँ आंसर सही बता रहे हैं, क्योंकि आप इसे पढ़ के आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसका ऑक्यूपेशन, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा देखा जाए खान पान हैबिट की बात कर रहा है ना, खान पान हैबिट अगर देखा जाए एजुकेशन वाले तो और एक तरह से आजकल मतलब जंक फूड वाला हो गया, रिच वाले, ठीक है, जिससे ओबेसिटी और डायबिटीज वगैरह की बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है उसमें, मतलब कि जो लाइफ स्टाइल है, बैड हैबिट है वो खाने का वो हो रहा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जिसमें न्यूट्रिशन का स्तर
तथा जीवन शैली लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ बीमारी लाइफ स्टाइल डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। और अभी हमने बताया लाइट यानी कि फूड हैबिट वाले डिजीज जो है जैसे ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन होगा और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हृदय रोग वाले, या कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक जो बीमारी होते हैं यानी कि इम्यूनिटी वाली बीमारी होती है, वो इस तरह से कल्चर में ज़्यादा आता है जो जंक फूड वाले हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखा जाए रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहला असर्शन में क्या दिया हुआ कि कई ग्रामीण और आदिवासी ट्राइबल समाज में आज भी बीमारी इलनेस को देवी देवताओं और बुरी नज़र इवल आई अथवा अलौकिक शक्ति सुपर नेचुरल फोर्स का प्रभाव माना जाता है। ठीक, ये बात सही है। अभी आज भी ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो ये चीज़ मानते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में भी आप पढ़े हैं, वहाँ पे देखते हैं कि अनेक पारंपरिक जो ट्रेडिशनल सोसाइटियाँ होती हैं में बीमारी को प्राकृतिक या नेचुरल मतलब कारणों के बजाय अलौकिक शक्तियाँ यानी सुपर नेचुरल कॉज से जोड़ा जाता है। और सीमित जानकारी जो साइंटिफिक नॉलेज, कम स्वास्थ्य शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और सांस्कृतिक मान्यताएं जो हैं उसी की वजह से ये होते हैं। तो दूसरा देखा जाए जो ऑप्शन दिया है आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा यानी कि साइंटिफिक एजुकेशन का अभाव तथा पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक विश्वास प्रणाली यानी कि ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम जो है कि गहराई मतलब इतनी गहरी जड़ें हैं, इसका प्रमुख कारण है। तो देखा जाए ये आपको असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन क्या कर रहा है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ज़्यादातर होता है वो पहला होता है, कभी कभी ये चेंज रहता है, आपको ध्यान से ऑप्शन पिक करना है, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तभी चूज करना है जो ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कैंसर जैसी बीमारी मतलब गंभीर और लंबी बीमारी क्रोनिकल डिजीज के मामले में बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इलनेस का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। अब देखा जाए इसमें मरीजों के लिए बहुत मतलब एक तरह से दिक्कत ही रहता कि इस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इलनेस क्या रहता है। इसे ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, मरीज को उसके पिछले जन्म पास्ट लाइफ के कारणों का फल मानकर उसे हाल में छोड़ देना, तो ऐसा तो उपयुक्त नहीं है। दूसरा देखा जाए मरीज को संक्रमण इन्फेक्शन के डर से समाज और परिवार से अलग थलग आइसोलेटेड कर देना, ये भी नहीं है। ठीक, अब मरीज को केवल सरकारी अस्पतालों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भरोसे छोड़ देना, ये भी नहीं सही है। देखा जाए ये स्टिग्मा वाली बात हम लोग यहाँ पे किए थे। ठीक है, अभी हम पूरा इसे बता रहे हैं स्टिग्मा वाली बात, लेकिन यहाँ पहले ऑप्शन सही कर लेते हैं। मरीज को कलंकित यानी स्टिग्मेटाइज करने के बजाय भावनात्मक समर्थन इमोशनल सपोर्ट देना तथा सामाजिक भेदभाव सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, तो यही तीसरा यहाँ पे आंसर करेक्ट है। जैसे गंभीर या मतलब क्रोनिकल इलनेस जैसे कैंसर में रोगियों को केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक सहयोग यानी कि सोशल इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होता है। और यही क्या है मेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है। जैसे रोगी के साथ सम्मानजनक व्यवहार, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना, और कलंक या स्टिग्मा और भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, मानसिक सहयोग सबसे ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, परिवार और समुदाय कम्युनिटी द्वारा सहयोग प्रदान करना, यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही इसका आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इल पर्सन के लिए जो क्रोनिकल डिजीज वाले हैं जो लंबे समय से बीमार रहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जाति असमानता यानी कि कास्ट इनइक्वालिटी का जो स्वरूप है मतलब स्वास्थ्य परिणाम हेल्थ आउटकम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन है कि जाति व्यवस्था का स्वास्थ्य सेवाओं हेल्थ सर्विसेज की पहुंच या
जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, पड़ता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, निचली जातियों लोअर कास्ट के उच्च जातियों यानी कि अपर कास्ट की तुलना में हमेशा बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, ऐसा नहीं। सामाजिक बहिष्कार सोशल एक्सक्लूजन और संसाधनों रिसोर्सेज के अभाव के कारण जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होता है, हाशिए वाले कम्युनिटी होते हैं, पर रहने वाले जातियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित होता है। अगर देखा जाए मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आंसर यहाँ पे है। इसके बाद देखा जाए सभी जातियों के कुपोषण, माल न्यूट्रिशन और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के आंकड़ों बिल्कुल समान होते हैं, ऐसा नहीं, अलग अलग होता है। तो कास्ट इनइक्वलिटी भारत में स्वास्थ्य असमानता हेल्थ इनइक्वलिटी का एक प्रमुख कारण है। इसके प्रभाव जो होते हैं जैसे लिमिटेड हेल्थ एक्सेस यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, माल न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी, लो एजुकेशन निम्न शिक्षा स्तर जो है, हायर डिजीज बर्डन जो होता है, अधिक रोग भार होता है, यही इसके क्या है प्रभाव होते हैं, इसके इफेक्ट होते हैं जो हेल्थ इनइक्वलिटी के इफेक्ट हैं यही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आयुष्मान भारत से लिया गया है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत जिसे हम लोग PMJAY का प्राथमिक उद्देश्य किस प्रकार की स्वास्थ्य असमानता हेल्थ इनइक्वलिटी को दूर करना है। तो आपको पता है ये बेसिकली जो गरीब और कमज़ोर लोगों को बीमारी से जो इलाज का बोझ होता है उससे बचने के लिए, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक वीकर फैमिली के लिए हेल्थ प्रोटेक्शन यानी कि यहाँ पे इंश्योरेंस देता है, जो बहुत बड़े मतलब एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं उसको हॉस्पिटलाइजेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर जो हो जाएगा पुअर एवं कमज़ोर वेनरेबल परिवार को गंभीर बीमारियों सीरियस इलनेस के इलाज के वित्तीय बोझ फाइनेंशियल बर्डन से कम करना, यही है इसका। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं कम्युनिटी मेडिसिन वाले टॉपिक में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा रूरल हेल्थ सर्विसेज की त्रिस्तरीय अवसंरचना 3 टियर हेल्थ सिस्टम का सही आरोही क्रम और सबसे निचले स्तर से ऊपर स्तर के रूप में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहला क्या होता है, सब सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ आशा वगैरह देखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक हेल्थ सेंटर होता है जिसे हम लोग PSC बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कह सकते हैं या उसे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे B ऑप्शन नज़र आ रहा, तो यही हो जाएगा आंसर। तो देखा जाए प्राथमिक जो सब सेंटर होता है ये सबसे फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है। उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले आ जाते हैं PSC हो जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाते हैं, और जो स्पेशलाइज सर्विसेज मिलते हैं यानी कि रेफरल केयर वाले मिलते हैं वो 3rd टियर में आ जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आ जाते हैं, तो यही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाए एवियन गोफमैन तो यहाँ पे के कलंक स्टिग्मा के सिद्धांत को स्वास्थ्य हेल्थ के संदर्भ में कैसे लागू किया जा सकता, ठीक है। अब देखा जाए ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नाम दिया होगा, तो एरविन गॉफमैन के अनुसार स्टिग्मा के मतलब डिफाइन किए थे उन्होंने। और स्टिग्मा का देखा जाए इफेक्ट इतना मतलब स्पॉइल रहता है कि जैसे मान लीजिए HIV वगैरह पेशेंट के लिए हम लोग देखना नहीं चाहते, ठीक है, उसके पास से जाना नहीं चाहते। ऐसे मतलब लेप्रोसी वाले भी मतलब जो पर्सन होते हैं बीमार पर्सन उनके पास भी नहीं जाना चाहते हैं, उनसे खाना नहीं लेना चाहते हैं, कुछ नहीं, हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। तो ये सब स्टिग्मा यहाँ पे आता है। तो यहाँ सबसे सही आंसर हो जाएगा HIV एड्स या कुष्ठ रोग लेप्रेसी जैसे बीमारियों के कारण व्यक्ति की सामाजिक पहचान सोशल आइडेंटिटी खराब या स्पॉइल्ड आइडेंटिटी हो जाती है। और जो एरविन गॉफमैन ने एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका मतलब नाम ही स्टिग्मा था, में बताया कि समाज
कुछ व्यक्तियों को उनकी बीमारी, विकलांगता, सामाजिक पहचान के कारण नकारात्मक नेगेटिव परसेप्शन से देखते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खराब सामाजिक पहचान, जिसे स्पॉइल्ड आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पॉइल्ड आइडेंटिटी बोला जाता है। जैसे HIV के पेशेंट वाले हो गए, लेप्रोसी के हो गए, और मेंटल इलनेस वाले भी हो गए। ऐसे रोगियों को अक्सर देखा जाए डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन, स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। वही यहाँ पे किसने बताया था, एरविन गॉफमैन में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सीकरण यानी कि मेडिकलाइजेशन की क्या है। अब यहाँ पे मेडिकलाइजेशन के लिए पूछा गया है, क्या है मेडिकलाइजेशन। अब देखा जाए मेडिकलाइजेशन क्या होता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जीवन की घटनाएं, जो नॉर्मल लाइफ इवेंट होता है, को चिकित्सा समस्या, मेडिकल प्रॉब्लम के रूप में देखा जाने लगता है। जैसे एजिंग हो गया, बुढ़ापा हो गया, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था हो गया, मीनोपॉज वाला स्थिति हो गया, या हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन हो गया। तो उसे हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यही समझाता है यहाँ पे, इसी को इसकी मीनिंग है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन इसे ढूंढते हैं। तो देखा जाए बी वाला यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, जो सामान्य मानवीय स्थिति यानी कि नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन, जैसे बुढ़ापा, गर्भावस्था को चिकित्सा समस्याओं यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम के रूप में परिभाषित करने की सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकलाइजेशन भी बोलते हैं उसे। उस मतलब प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सीकरण बोला जाता है या मेडिकलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए इथेनोमेडिसिन दिया है। इथेनोमेडिसिन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो है, स्वास्थ्य, हेल्थ और कल्चर, संस्कृति के किस पहलू को दर्शाती है। तो देखा जाए यहाँ पे इथेनोमेडिसिन, तो इथेनोमेडिसिन देखा जाए एक तरह से हम यहाँ पे देखते हैं तो बी वाला, किसी विशेष संस्कृति, कल्चर या सामाजिक सोसाइटी की पारंपरिक चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्वास्थ्य मान्यताएं, हेल्थ बेनिफिट, उपचार पद्धतियां यानी कि हीलिंग प्रैक्टिस का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि इथेनोमेडिसिन चिकित्सा मानव शास्त्र यानी कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमने ये डिस्कस किया था, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का ये पार्ट होता है। और इसके अध्ययन में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का यानी कि पारंपरिक चिकित्सा जो है उसका स्टडी किया जाता है। हर्बल मेडिसिन जैसे जड़ी बूटी वाले बात होती है, आधारित उपचार जो होते हैं उसको, और लोक चिकित्सा जो फ्लोक हीलिंग होता है उसको भी हम लोग इसमें देते हैं। कल्चरल बिलीफ जो है उसका स्टडी करते हैं। और सबसे ज़रूरी है जो स्थानीय ज्ञान होता है, इंडिजिनस नॉलेज होता है या दादी माँ के नॉलेज हो गया, वो सब यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, किसी डिजीज़ के लिए। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जिसे हम लोग इथेनोमेडिसिन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी असर्शन और रीजनिंग का है। तो सबसे पहले असर्शन दिया है, भारत में अनुसूचित जनजातियां जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं में मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है तथा बाल कुपोषण यानी कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के आंकड़े राष्ट्रीय औसत नॉर्मल एवरेज से अधिक होता है। ठीक, ये बोल रहा है शेड्यूल ट्राइब एसटी में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड माल न्यूट्रिशन होता है, नेशनल एवरेज रिलेशन जो नेशनल हमारे पास एवरेज रेट है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये सही बात है पहला। दूसरा, आदिवासी समुदाय जो ट्राइबल कम्युनिटी में आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा है। ये गलत हो गया, बहुत ऊंचा नहीं है, मतलब लो है, इसलिए तो ये अब बाइकाट वगैरह का दिया है तो यहीं से गलत हो गया ये। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा।
और देखा जाए अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जो हेल्थ फैसिलिटी होती है उसकी कमी होती है। रिमोट लोकेशन होता है बहुत, मतलब कि उसके भौगोलिक स्थिति बहुत दूर होती है शहर से। तीसरा माल न्यूट्रिशन इसमें ज़्यादा होता है और गरीबी होगा। और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर भी रहता है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होता है और MMR भी ज़्यादा ही होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन और गरीबी, पॉवर्टी के संदर्भ में छिपी हुई भूख, जो हिडन हंगर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छिपी हुई भूख बोलते हैं, हिडन हंगर का समाजशास्त्री अर्थ क्या है। तो इसका समाजशास्त्री यानी कि सोशल डिफिनीशन क्या है हिडन हंगर का। तो देखा जाए सोशल डिफिनीशन जो है यहाँ पे, अगर हम बी ऑप्शन को देखें ध्यान से, तो भोजन यानी कि फूड की पर्याप्त मात्रा, एडिक्वेट क्वांटिटी मिलने के बावजूद आवश्यक सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, विटामिन्स हो गए या मिनरल्स हो गए की गंभीर कमी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं। उसके जैसे मान लीजिए कैलोरी तो एक तरह से मिल रहा लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, मतलब सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिलते हैं, जैसे विटामिन ए भी नहीं मिलता, आयरन नहीं प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता, आयोडीन की कमी हो जाता है, जिंक की कमी हो जाता है, विटामिन्स की कमी हो जाती है। इससे बहुत सारे मतलब इन कमियों से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, जैसे आयरन की कमी से आप जानते हैं एनीमिया हो जाता है, आयोडीन की कमी से आपको गोइटर हो जाता है, और बच्चों में क्या स्टंटिंग हो जाता है, मतलब उनकी ग्रोथ रुक जाती है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और सबसे अगर देखा जाए एजुकेशन पे उनकी लर्निंग एबिलिटी भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो बी हो गया। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस पे आते हैं। अब इसमें देखा जाए ये भी हमने कम्युनिटी मेडिसिन में डिटेल में डिस्कस किया था और बताया था कम्युनिटी मेडिसिन एक टॉपिक नहीं, ये आपको पूरा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में छाया हुआ हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। अगर देखा जाए हिस्ट्री को छोड़ के लगभग सब सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, एक जगह हमने आपको बहुत डिटेल में बताया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, रूरल हेल्थ मिशन कह सकते हैं पहले, का मुख्य उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों यानी कि अर्बन एरिया के उच्च आय वर्ग यानी कि हाई इनकम ग्रुप को स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध कराना। देखा जाए ऐसा क्वेश्चन तो आप कोई सही कर सकते हैं, बस पढ़ना चाहिए, तो एकदम गलत है। रूरल हेल्थ एजुकेशन कर रहे हो और अर्बन की बात कर रहे हो तो गलत है। पहला तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब फर्स्ट रॉन्ग हो गया तो आपको पता है, देखा जाए ऑप्शन यहाँ पे आपका ये डी हो गया। ठीक है, इसी में आपको फर्स्ट रॉन्ग मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा देखा जाए सही होगा क्योंकि NRHM के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI जिसे बोलते हैं, को स्वास्थ्य प्रबंधन हेल्थ मैनेजमेंट में शामिल करके जमीनी स्तर ग्रास रूट लेवल पर सामुदायिक भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया है। ये बात सही है। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे आशा वर्कर हो गया और विलेज हेल्थ कम्युनिटी जो होता है, और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलता है इस सब में, तो उसी में आपका ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें देखा जाए स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों यानी कि सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के संदर्भ में जनसांख्यिकी संक्रमण जो होता है यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के दौरान महिला शिक्षा यानी कि फीमेल एजुकेशन और प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट के बीच क्या संबंध देखा गया जाता है। अब इस पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ महिला शिक्षा बढ़ने से जो फर्टिलिटी रेट होता है अत्यधिक वृद्धि होता है, तो गलत है। दूसरा, जो महिला शिक्षा और प्रजनन दर के बीच कोई सांख्यिकी यानी कि स्टैटिकल रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया, एकदम निगलेक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत तो रिलेशन इसमें रहेगा ही। तो सी नंबर का है शिक्षित महिलाएं एजुकेटेड वुमेन परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के प्रति अधिक जागरूक होती हैं।
जिससे प्रजनन दर में कमी आती है, फर्टिलिटी रेट में कमी आता है। ये बात सही है। और डी में दिया है शिक्षा केवल पुरुषों मैन के शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए अगर रिसर्च और डेमोग्राफिक में देखा जाए, महिलाएं शिक्षा बढ़ाने पर विवाह की आयु जो एज एट मैरिज होता है ये बढ़ जाता है, मतलब लंबे टाइम पे वो उनकी शादी होती है। परिवार जो फैमिली प्लानिंग होता है इसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है, मतलब वो लोग उसके बारे में सोचते हैं। और मैटरनल हेल्थ भी बेहतर होता है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाता है और फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाता है। ये सब यहाँ पे महिला शिक्षा के सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के लिए उपयोगी है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, और ये सैनिटाइजेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। नगरीय स्वच्छता यानी कि अर्बन सैनिटाइजेशन की समस्याओं के तहत ठोस कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विफलता फेलियर का स्वास्थ्य हेल्थ पर सबसे सीधा प्रभाव क्या पड़ता है। अब देखिए सबसे सीधा प्रभाव है, तो सबसे सीधा प्रभाव यह इनडायरेक्ट नहीं आपको पूछ रहा। इनडायरेक्ट देखा जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जो ठोस कचरा प्रबंधन होता है सही ढंग से नहीं किया जाता है तो एक तो कचरे का ढेर लग जाता है, मतलब गार्बेज डंपे को, और वहाँ पे क्या होता है पानी रुकने लग रहा है, स्टैग्नेंट वाटर आता है। अब जब पानी रुकेगा तो वहाँ पे गंदगी हो जाएगा। अब जब गंदगी होगा तो वहाँ पे मॉस्किटो, फाइलेरिया मतलब मक्खी, फाइल्स, रैट, ये सब के ब्रीडिंग बढ़ जाता है। इसकी वजह से बढ़ जाने की वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब बढ़ जाता है। तो देखा जाए यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट सीधा प्रभाव पूछा है, तो जो हमने डायरेक्ट इफेक्ट पढ़ाया कि मतलब गार्बेज डंपिंग, स्टेगनेंट वाटर और पुअर सैनिटेशन, वही यहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो बी में आप देखते हैं गार्बेज के ढेर, रुका हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर, और इसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी कि वाहक जनित रोग जो होते हैं और इनकी ब्रीडिंग क्या बढ़ जाती है। इसके वजह से डिजीज कौन कौन से होते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब डिजीज, टाइफाइड, ये सब होने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। समाजशास्त्री सुसान सोटांग जो थे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इलनेस एज ए मेटाफर, अब ये देखिए जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आ सकता है जीएस वगैरह में कहीं भी ये पूछा गया है क्वेश्चन पुराना, तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। समाजशास्त्री सुसान सोटांग, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इनका बुक क्या है, तो इनका बुक है इलनेस एज ए मेटाफर में कैंसर जैसे बीमारियों के सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल पर्सपेक्टिव पर क्या मुख्य तर्क दिया था। सबसे पहला भी क्वेश्चन हमारे पास सोशल पर्सपेक्टिव था, यहाँ पे भी आ रहा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कैंसर को केवल एक जैविक, बायोलॉजिकल और चिकित्सीय मेडिकल समस्या माना जाना चाहिए, न कि रूपक यानी कि मेटाफर या सामाजिक कलंक, सोशल स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है। इन्होंने ये बताया था, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एक सोशल स्टिग्मा हटाने के लिए इन्होंने यहाँ पे इलनेस एज ए मेटाफर को यहाँ पे बताया। तो यहाँ पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुख्य तर्क था। अब इसके देखते हैं, ये जो समाजशास्त्री थे यानी सुसान सोटांग ने अपनी मतलब फेमस बुक जो था इलनेस एज ए मेटाफर, ये 1978 में लिखा था। मैं कहा कि बीमारी इलनेस को नैतिक दोष यानी कि मोरल फेलियर या मतलब पनिशमेंट, दंड जिसे बोलते हैं, या रूपक मेटाफर से नहीं जोड़ना चाहिए। और उनके अनुसार जो कैंसर एक चिकित्सीय संबंधी बीमारी है यानी कि मेडिकल डिजीज है और रोगी पेशेंट को सामाजिक स्टिग्मा का सामना नहीं करना चाहिए। बीमारियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से ही समझना चाहिए। यहाँ पे यही सब इस मतलब इलनेस एज मेटाफर में बताया गया है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से। तो असर्शन में दिया हुआ प्रकारवादी दृष्टिकोण यानी कि फंक्शनलिस्ट प्रोस्पेक्टिव के अनुसार समाज में डॉक्टर को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि सोशल प्रेस्टिजियस और पुरस्कार रिवार्ड प्राप्त होते हैं। ये बात सही है, ठीक। दूसरा रीजन में देखते हैं। अब टेलकॉट पर्सन जो हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन के अनुसार बीमारी की भूमिका जो सिक रोल होता है में व्यक्ति को अपने सामान्य सामाजिक दायित्व नॉर्मल सोशल रोल से अस्थायी छूट टेम्परेरी एग्जम्पशन मिल जाती है। ये भी बात सही है, ठीक है। तो दोनों बात सही है, लेकिन इसकी वजह से डॉक्टर को यहाँ पे सोशल प्रेस्टिजियस रिवार्ड ये सब बोला जाए ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, स्वास्थ्य असमानता यानी हेल्थ इनइक्वालिटी के संदर्भ में जूलियन ट्यूडर हार्ट का व्युत्क्रम देखभाल कानून जो इन्वर्स केयर लॉ, अब एक एग्जाम में पूछा जा सकता है इन्वर्स केयर लॉ किसने दिया था, तो ये जूलियन ट्यूडर हार्ट ने दिया था। इन्वर्स स्क्वायर मतलब केयर लॉ क्या बताता है यहाँ पे दिया। तो सबसे पहला है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की उपलब्धता वहाँ सबसे कम होती है जहाँ उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ग्रेटेस्ट नीड होती है। ये बात सही है। जैसे मान लीजिए ट्राइबल एरिया का वही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और उन लोगों को मतलब बहुत ज़रूरत होती है और वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है बहुत मतलब लिमिटेड होते हैं। मतलब इसका जो जूलियन ट्यूडर हार्ट ने था इन्वर्स केयर लॉ दिया था, ये 1971 में दिया था और इसमें इनका मेन यही बताना था जिन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ केयर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उन्हें अक्सर सबसे कम सेवाएं मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गरीब हो गए और रूरल एरिया में रहे और मतलब मार्जिनाइज जो समुदाय के जैसे एसटी वगैरह हो गए या मतलब और भी कोई मतलब ट्राइबल वाला एरिया के लोग हो गए और उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब इनइक्वालिटी का सामना कर रहे हों, जैसे मान लीजिए वुमन हो गए। तो ये सब यानी कि कह सकते हैं जबकि ये एफ्लुएंट क्षेत्र में कम होता है और वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी होते हैं, मतलब जो शहरी या मतलब एफ्लुएंट सोसाइटी होते हैं, अमीर वाले होते हैं, रिच वाले। तो यहाँ पे ऐसा दिया तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर का। तो यहाँ पे दिया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जिसे हम लोग आयुष्मान भारत AB PMJY के नाम से भी जानते हैं, के अंतर्गत लाभार्थी बेनिफिशियल के चयन में अधिकार आधारित यानी इंटाइटलमेंट बेस दृष्टिकोण क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका देखा जाए अर्थ जो होता है इंटाइटलमेंट बेस का, तो इसे हम लोग यहाँ पे जैसे लाभार्थी परिवार बेनिफिशरी जो फैमिली का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना जो सोशो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेंसस हुआ था के आधार पर स्वतः ऑटोमेटिकली किया जाता है, उसी के रूप में ऑटोमेटिकली किया जाता है। मतलब पात्र जो मतलब एलिजिबल होते हैं उनका डेटा होता है जिसे हम लोग SECC मतलब सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस डेटाबेस के आधार पर पहले से ही की जाती है और पात्र जो लाभार्थी को अलग से एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है और इकोनॉमिक जो वर्नेबल हो गए उनको भी मतलब अब दिया जाता है, जैसे 70 एज के ऊपर वाले को भी दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजनिंग का है।
तो शहरी मलिन बस्तियां अर्बन स्लम में रहने वाले गरीब लोग जो जल जनित रोग होता है वाटर बॉर्न डिजीज के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हाईली वनरेबल होते हैं। ठीक, ये बात एकदम सही है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो वाटर बॉर्न डिजीज हो गए जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस ए होता है, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं। और जब सेफ वाटर ड्रिंकिंग नहीं करेंगे तो मतलब पुअर एयर सैनिटाइजेशन रहेगा, ओपन ड्रेनेज रहेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा, तो ये सब रोग वहाँ पे होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हाईली वनरेबल होते हैं, ये सही है। पहला तो ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरा देखा जाए, मलिन बस्तियों के निवासी जानबूझकर दूषित भोजन कंटेमिनेटेड वाटर पीना पसंद करते हैं। ये भाई जानबूझ के थोड़ी कोई मरेगा। तो यहाँ पे पहला देखा जाए सही है, दूसरा गलत है, तो यही आ गया। एक्सप्लेन मैंने कर दिया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं, हेल्थ केयर फैसिलिटी और कुशल चिकित्सा कर्मी जो स्किल्ड हेल्थ वर्कफोर्स के शहरी केंद्रीकरण जो अर्बन बायस होते हैं, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन को प्रमुख संरचनात्मक कारण क्या है अर्बन बायस का। तो इसमें देखा जाए जो प्रमुख कारण है तो इसको हम बी में देखते हैं। अभी इसको एक्सप्लेन कर, शहरों अर्बन एरिया में बेहतर आधारभूत ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे शिक्षा, एजुकेशन, अधिक आय, कैरियर के अवसर, कैरियर अपॉर्चुनिटी और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड लिविंग की उपलब्धता होना। यानी कि भारत में अधिकांश जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनकी बात देखा जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो वो क्या होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और आधुनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं, एडवांस हेल्थ सर्विसेज होते हैं, ये शहरों में ही केंद्रित होते हैं। इसके जो प्रमुख देखा जाए कॉज होते हैं, कारण है बेहतर वेतन, हायर सैलरी मिलता है, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं होते हैं, मेडिकल मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी होते हैं, और बच्चों के एजुकेशन भी वहाँ पे अच्छा रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी सुविधा रहता है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा रहता है, इसलिए अर्बन बायस कहा जाता है इस सबको। तो आप बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये भी देखा जाए कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से है, तो और यहाँ पे ह्यूमन वैल्यू वगैरह की बात कहा गया। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण यानी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अनुसार जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा दवाओं, मेडिसिन के पेटेंट तथा जीवन रक्षक दवाएं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊंचे मूल्य, हाई प्राइस को किस रूप में देखा जाता है। आप सुनते हैं कोई मतलब डिजीज, मतलब इतना महंगा वैक्सीन आता है कि मतलब करोड़ों में आ जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी था ये कार्ल मार्क्स का था, हमने बार बार बता रहे हैं। तो इसमें देखा जाए ये ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं जो सही है। तो इसमें सी ऑप्शन है कि स्वास्थ्य, हेल्थ के व्यवसायीकरण, कॉमर्शलाइजेशन तथा लाभ, प्रॉफिट के लिए गरीब मरीज, पुअर पेशेंट का संस्थागत शोषण, इंस्टीट्यूशनल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ठीक है। और एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स के अनुसार जो विचार है कि स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यधिक निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और व्यवसायीकरण जो कॉमर्शलाइजेशन, महंगी दवाएं, एक्सपेंसिव मेडिसिन और पेटेंट सिस्टम जो है ये कई बार गरीब और कमज़ोर वर्ग की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू हेल्थ केयर को बहुत लिमिटेड कर देता है। इस दृष्टिकोण से यहाँ पे क्या होता है कि हेल्थ के केवल लाभ कमाने यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का माध्यम नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पे है। तो सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह का, तो यहाँ पे यही सी आंसर सही होता है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे एफ्लुएंट सोसाइटी के लिए लिखा है कि अमीर, एफ्लुएंट और सुविधा संपन्न यानी कि कॉलोनियों जो वेल डेवलप्ड कॉलोनी होते हैं
में इंडोर वायु प्रदूषण, इंडोर एयर पॉल्यूशन की समस्या ग्रामीण गरीब परिवार यानी कि पुअर रूरल हाउस होल्ड की तुलना में अधिक होती इंडोर पॉल्यूशन। तो आप समझिए वो लोग तो साफ़ सुथरा किए रहते हैं तो उनमें क्यों पॉल्यूशन रहेगा, तो पहला तो गलत ही हो गया। इसीलिए तो मतलब इतना वेल डेवलप कॉलोनी में रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे सुविधाजनक है, तो गलत लिखा हुआ। दूसरा रीजन है ग्रामीण एवं गरीब परिवारों में महिलाएं आज भी खाना पकाने कुकिंग के लिए लकड़ी, वुड और गोबर के उपले जो डग केक होता है तथा अन्य बायोमास जो ईंधन होते हैं, बायोमास फ्यूल का उपयोग करते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वेरियस तरीके के आपके एयर पॉल्यूशन होते हैं, तो ये रहता है। तो ये बात दूसरा तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित कथनों में से मतलब कि फिर असर्शन रीजनिंग का है, तो हम स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया की तुलना में ग्रामीण भारत रूरल इंडिया में मृत्यु जो होता है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तथा शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अधिक होता है। ये देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है कि जो अर्बन एरिया की तुलना में ग्रामीण रूरल में ज़्यादा होता है। ये तो हमने कई बार डेटा देखते हैं, तो रूरल में एमएमआर और आईएमआर बहुत हाई होता है कंपैरेटिवली आपके अर्बन एरिया में, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा देखते हैं, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण वातावरण रूरल एनवायरनमेंट स्वाभाविक रूप से अधिक प्रदूषित यानी पॉल्यूटेड एवं संक्रामक इन्फेक्टेड होता है। ये बात गलत है। आप देखें पॉल्यूशन का ज़्यादा प्रॉब्लम शहरों में होता है, तो ये पहला यहाँ पे असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है HWC का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि HWC किसके मतलब तहत है, तो ये आयुष्मान भारत के तहत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, तो बी ऑप्शन देखते हैं, भी आ जाएगा क्लियर। तो बी ऑप्शन सही है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसे हम लोग CPSC बोलते हैं। जो PSC है उसमें C लगा दिए, कम्प्रहेंसिव आ जाएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर इधर ही है। तथा निवारक स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रदान करता है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्देश्य केवल ट्रीटमेंट से ही नहीं है, बल्कि मतलब सबसे पहला देखा जाए डिजीज प्रिवेंशन, मतलब रोगों की रोकथाम करना, हेल्थ प्रमोशन करना और नियमित स्क्रीनिंग करना, इम्यूनाइजेशन करना, वैक्सीनेशन वगैरह, और मैटरनल एंड हेल्थ मतलब मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ को मतलब प्रमोट करना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज को भी एक तरह से मतलब कम्युनिकेबल का तो रोकथाम करना, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ों का मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है जांच करना, ये भी रहता है। तो इसमें यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये देखा जाए समाजशास्त्री दृष्टिकोण सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से HIV एड्स से जुड़े सामाजिक कलंक जो सोशल स्टिग्मा का जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ पर सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। देखा जाए स्टिग्मा से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कई रखा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर जब मिक्स करेंगे तो ये नहीं रखेंगे, दूसरा क्वेश्चन रखेंगे जो इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप इसे रिवाइज करिएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन, सामाजिक बहिष्कार, मतलब कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था सोशल एक्सक्लूजन के डर से व्यक्ति बीमारी छिपाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इसके डर से बीमारी छिपाता है और यहाँ तक जांच भी नहीं कराने जाता। दूसरा मतलब कि तथा परीक्षण टेस्टिंग और उपचार ट्रीटमेंट में देरी भी करता है इसमें। जैसे HIV से जुड़ा सामाजिक जो कलंक होता है, जैसे HIV
टेस्टिंग में देरी करता है, ट्रीटमेंट शुरू करने में मतलब बाधा बनती है, इसके वजह से ट्रांसमिशन का जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मेनली मेंटल स्ट्रेस और आइसोलेशन ये भी उत्पन्न होता है। इसी वजह से यहाँ पे ऐसी मतलब कि पब्लिक हेल्थ से जुड़ी यहाँ पे समस्याएं आती हैं, जो सोशल प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे सामाजिक दृष्टिकोण से यही आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन असर्शन का है, ग्रामीण जो रूरल एंड आदिवासी ट्राइबल समाजों में बीमारियों इलनेस के प्रति दृष्टिकोण एटीट्यूड अक्सर वैज्ञानिक साइंटिफिक होने के बजाय जादू टोना मैजिक धार्मिक विश्वास जो रिलीजियस बिलीव होते हैं, अलौकिक शक्तियाँ सुपर नेचुरल फोर्सेस पर आधारित होते हैं। ये बात सही है। दूसरा रीजन देखते हैं, आधुनिक शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन का अभाव तथा बीमारियों को शारीरिक विकार फिजिकल डिसऑर्डर के बजाय नैतिक मोरल या सामाजिक नियम सोशल नॉर्म के उल्लंघन का दैवी दंड यानी कि डिवाइन पनिशमेंट मानने वाले पारंपरिक मान्यता इसका प्रमुख कारण है। ये बात सही है, यही इसका प्रमुख कारण होता है। तो इसमें असर्शन रीजन दोनों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है एकदम ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए 30 नंबर का क्वेश्चन, कार्यस्थल वर्क प्लेस और व्यवसाय ऑक्यूपेशन के संदर्भ में उच्च कार्य मांग जो होता है हाई जॉब डिमांड तथा कम नियंत्रण लो जॉब कंट्रोल की स्थिति कर्मचारी एम्प्लॉय के स्वास्थ्य हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें देखा जाए पहला दिया यह व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को स्वतः बढ़ा देता है, ऐसा नहीं ठीक। दूसरा यहाँ पर दिया यह दीर्घकालिक मानसिक तनाव क्रोनिक स्ट्रेस उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन तथा हृदय रोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जोखिम बढ़ाता है। जब आप कार्यस्थल पे हाई जॉब डिमांड या लो जॉब कंट्रोल यानी कि जॉब स्ट्रेन रहेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस सब के मॉडल को जॉब स्ट्रेन के कार्सल मॉडल भी बोला जाता है, कारसेक मॉडल भी बोलते हैं, से समझा जाता है। और इसमें देखा जाए वर्क प्रेशर रहेगा और डिसीजन कंट्रोल डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, जैसे क्या होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है, उसके वजह से हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज जॉब सेटिस्फेक्शन घटता है, डिप्रेशन और जो बर्न आउट होता है इसका भी जोखिम बढ़ता है। तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन ही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे देखा जाए आपको असर्शन और रीजन दिया है ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर और मरीज पेशेंट के बीच अक्सर असमान शक्ति संबंध यानी कि पावर डायनेमिक पाया जाता है, सही है। दूसरा देखा जाए यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का व्यापक सामाजिक संरचना और मतलब मैक्रो स्ट्रक्चर की अपेक्षा दैनिक अंतःक्रिया एवरीडे इंटरेक्शन अर्थ निर्माण जो मीनिंग मेकिंग होता है संचार कम्युनिकेशन का अध्ययन करता है। ये भी बात सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो यही आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 32 नंबर का, ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया में स्वच्छता समस्याएं यानी सैनिटेशन प्रॉब्लम को दूर करने तथा खुले में शौच ओपन डेफिकेशन से मुक्त जिसे ODF कहते हैं शॉर्ट में प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं अस्थायी समाजशास्त्री कदम क्या है। अब यहाँ पे यहाँ पे सोशोलॉजिकल जो मतलब कि यहाँ पे सामाजिक कदम है उसके बारे में पूछा जा रहा है।
तो देखा जाए सामाजिक कदम में सी ऑप्शन देखिए, समुदाय आधारित जागरूकता, कम्युनिटी अवेयरनेस, व्यवहार परिवर्तन जो होता है बिहेवियर चेंज, तथा स्वच्छता को सामाजिक आदत सोशल हैबिट बनाना, यही है। तो हमने ये डिस्कस किया था जो जैसे अस्थायी जो परिवर्तन होता है, सस्टेनेबल चेंज होता है, वो बीसीसी में आप पढ़ते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल वैल्यू क्या है, जिसे हम लोग इसे जोड़ सकते हैं किससे, स्वच्छ भारत मिशन से, जिसे हम लोग SBM बोलते हैं शॉर्ट में, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है के अंतर्गत रोगी कल्याण समिति, जो रोगी कल्याण समिति है के गठन का प्रमुख समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या है, मतलब सोशोलॉजिकल जो उद्देश्य है वो क्या है। तो देखा जाए इसका मतलब प्रमुख उद्देश्य है कि अस्पताल प्रबंधन, मतलब जो सामुदायिक लेवल पे हो, मतलब पंचायत लेवल पे है, उनकी भागीदारी रहे। यही यहाँ पे मेन है कि जो रोगी कल्याण समिति होता है, अस्पतालों में सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर निगरानी, लोकल मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना और सेवाओं की गुणवत्ता जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होता है उसे सुधारना, और सबसे ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, जवाबदेही बढ़ाना। और इसके बाद आपको उसे रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं, पेशेंट सेंटर जिसे हेल्थ बोलते हैं और पेशेंट सेंटर हेल्थ केयर भी बोला जाता है, उसे विकसित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए जो हमने डिस्कस किया, ये बी ऑप्शन से मिल रहा कि रोगी कल्याण समिति जो है अस्पताल प्रबंधन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटी तथा पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित कर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंटी बढ़ाना। तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन है, सामाजिक शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी में बीमारी, डिजीज और रूढ़ता जो इलनेस के बीच मूलभूत सैद्धांतिक थ्योरेटिकल अंतर क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल मतलब डिफरेंसेस पूछ रहा है, तो पहला हमने स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डिजीज रोग एक वस्तुनिक जैविक विकृति है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल पैथोलॉजी है। ठीक है, डिजीज मतलब यहाँ विकृति। तो जबकि इलनेस रूढ़ता जो है व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभव है, यानी कि सब्जेक्टिव सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो मेडिकल सोशोलॉजी में हमने डिस्कस किया था उसमें डिजीज को देखते हैं शरीर की जैविक या चिकित्सकीय समस्या, यानी कि बायोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन जिसका निदान डायग्नोसिस डॉक्टर करते हैं। और इलनेस में देखा जाए, इलनेस जिसे हम लोग रूढ़ता बोलते हैं, व्यक्ति द्वारा महसूस किया गया पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि पर्सनल अनुभव जो है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। और ऐसे जैसे डिजीज हो गए, डायबिटीज हो गए, कैंसर के पेशेंट हो गए, इस तरह से मतलब उनके जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये 35 नंबर का असर्शन दिया कि महिलाओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को केवल आधुनिक अस्पताल, मॉडर्न हॉस्पिटल बनाकर पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। ये बोल रहा केवल हम अच्छे अस्पताल, मॉडर्न हॉस्पिटल बना के ही दूर कर सकते हैं, ऐसा तो गलत बात है। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, कम आयु में गर्भधारण, अर्ली प्रेगनेंसी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन तथा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना जो पैट्रियार्चियल सोशल स्ट्रक्चर मातृ मृत्यु दर को प्रमुख सामाजिक कारण है। ये एकदम बात सही है। अगर देखा जाए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का ये सबसे बेसिक कारण है, तो यहाँ पे रीजन वाला सही हो जाएगा। ये गलत है, रीजन मतलब सही है।
ए गलत है, रीजन सही है तो डी होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, स्वास्थ्य असमानताओं जैसे हेल्थ इनइक्वालिटी के संदर्भ में स्वास्थ्य जो प्रवणता है हेल्थ गार्डियन का क्या दर्शाता है? हेल्थ गार्डियन जो होता है प्रवणता इसे क्या दर्शाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले है कि इनकम बढ़ने के साथ स्वास्थ्य परिणामों यानी हेल्थ आउटकम में क्रमिक एवं निरंतर सुधार ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। तो जो हेल्थ ग्रेडियंट है, हेल्थ ग्रेडियंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ग्रेडियंट मतलब आपको आयु के बढ़ने के साथ स्वस्थ परिणामों में क्रमिक सुधार देखा जाता है जब आयु बढ़ता रहता है, इनकम बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उससे क्या हेल्थ ग्रेडियंट का अर्थ क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर होना, इसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है? बेहतर होना, और स्वास्थ्य बेहतर होता है, और जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है ये भी बढ़ जाता है, माल न्यूट्रिशन घटता है, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जो हेल्थ केयर एक्सेस होता है वो भी बढ़ जाता है, और जोखिम रोगों का जोखिम कम हो जाता है। और यही इसमें आपका ग्रेडियंट में आता है कि हेल्थ इनइक्वालिटी जो ग्रेडियंट है उसमें यही आता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 37 नंबर का, कैंसर जैसे दीर्घकालिक एवं गंभीर बीमारी क्रोनिकल एंड सीरियस डिजीज के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत सामाजिक समर्थन सोशल सपोर्ट का क्या अर्थ है? ठीक है, अब सोशल सपोर्ट में क्या अर्थ है कि हमने शायद ये डिस्कस कर लिया, ऊपर नहीं डिस्कस किए होंगे, तो यही मरीज और उसके परिवार फैमिली को भावनात्मक इमोशनल सामाजिक सोशल मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तथा आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक फाइनेंशियल सहयोग प्रदान करना ताकि उपचार ट्रीटमेंट और जीवन की गुणवत्ता लाइफ क्वालिटी अप्लाइड बेहतर हो सके। मतलब कि आपको सोशल सपोर्ट देना होगा, जैसे इमोशनल सपोर्ट भावनात्मक सहयोग, मतलब हौसला बढ़ाते रहना होगा टाइम टू टाइम। दूसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मनोवैज्ञानिक सहायता जैसे तनाव और साध कम करना उसके। सोशल सपोर्ट भी देना है, सामाजिक सहयोग जैसे परिवार और समुदाय का भी साथ होना चाहिए, तो उसका मनोबल बढ़ता रहता है, अपने आप हौसला बढ़ जाता है। मानसिक सपोर्ट मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट जो आर्थिक सहायता होगा, जैसे मान लीजिए कभी किसी को पैसे की कमी है वो भी आपको मतलब करना चाहिए, ठीक है, सहयोग करना चाहिए, यहाँ पे मतलब कि आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर का, इसमें दिया है बीमारी इलनेस के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह सोशल जो प्रेजुडिस होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो अब देखा जाए यहाँ पे सोशल प्रेजुडिस से क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से मतलब कि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो पहला देखते हैं, भारत में आज भी कुष्ठ रोग लेप्रोसिस से पीड़ित अनेक व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार यानी कि सोशल एक्सक्लूजन और कलंक की स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। ये बात सही है, आज भी ऐसा देखा जाता है। दूसरा देखते हैं रीजन में, भारत में कुष्ठ रोग लेप्रोसी पूरी तरह से समाप्त इरेडिकेटेड हो चुका है, यह अत्यधिक संक्रमित हाई कंटीजिनस है, ये नहीं सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, तो इसमें पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर पे, भारत के नगरीय क्षेत्र यानी कि अर्बन एरिया में खान पान की आदतें जो फूड हैबिट होता है में आए सांस्कृतिक परिवर्तन कल्चर चेंज का वर्तमान जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अब जो फास्ट फूड के लाइफ स्टाइल यहाँ पे चेंज हुआ उसकी बात यहाँ पे कर रहा। तो देखा जाए बी ऑप्शन यहाँ पे, पारंपरिक भोजन जो ट्रेडिशनल डाइट के स्थान पे जो प्रसंस्कृतिक मतलब प्रोसेस फूड है फास्ट फूड है के बढ़ते सेवन से गैर संचारी रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें वृद्धि हुआ है, और ज़्यादातर एफ्लुएंस सोसाइटी में होता है ये, शहरी अर्बनाइजेशन
बदलती जीवन शैली, जो लाइफ स्टाइल चेंज है, जैसे फास्ट फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, हाई शुगर डाइट हो गया, हाई फैट डाइट हो गया, ये सब के सेवन से क्या होता है, आप देखते हैं ओबेसिटी होता है, मोटापा, और डायबिटीज होता है, मधुमेह, और रक्तचाप, हाइपरटेंशन, और हृदय, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक वगैरह, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं उन मतलब तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। तो ये देखा जाए हमने 39 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट डिस्कस किया जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद दूसरा हम लोग सेक्शन उठाएंगे, अभी 2 सेक्शन किया है। इसी तरह से सब 8 सेक्शन पहले सब्जेक्ट वाला पार्ट कर लेंगे, फिर जीएस वाले करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।